महानूर पलंग के किनारे बैठी थी। उसका चेहरा उतरा था और आंखों में उलझन के साए थे। सामने शाज़िया बेगम कुर्सी पर विराजमान थी और उनके अंदाज में एक ठहरी हुई सख्ती थी। आंखों में वही पुरानी खुदगर्जी जो हमेशा किसी न किसी बहाने महानूर पर हावी रहती। महानूर ने लब खोलने चाहे, शायद कुछ कहना चाहती थी, अपने हक में दिफा करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मौका ना दिया था। शाज़िया बेगम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना महानूर। उनके लहजे में जहर भरा सुकून था। ये रात तुम्हारी अपनी है। भाभी बेगम आज अपनी बहन के घर जा रही हैं, वहीं रुकेंगी और मैं भी इसीलिए जा रही हूँ ताकि घर में सिर्फ तुम रह जाओ। महानूर की आंखें हैरत से फैल गई। क्या मतलब अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? वो धीरे से बोली, जैसे आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ जाएगी। शाज़िया बेगम के होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारी खाला की तरफ, और आज तुम्हें इसी चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना है। जबकि वो उन्हें परेशान नज़रों से देख रही थी, वो मज़ीद बोली, पीछे से तुम नुरेज़ के कमरे में जाओगी और उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसाओगी। महानूर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। वो बेयकीनी से माँ की तरफ देखती रही। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं वो लड़का कितना ज़बरदस्त हथियार है। शाज़िया बेगम की आवाज़ में तमा आया थी। कितनी दौलत है उसके पास, गाड़ियाँ, नौकर, ये बंगला, सब कुछ। इस घर में अगर कोई अयाशी भरी ज़िंदगी बसर कर रहा है तो वो सिर्फ नुरेज़ खान है। लेकिन अम्मा, महानूर ने इल्तिजा भरी नज़रों से माँ को देखा, ये सब गलत है, गुनाह है, और आप क्यों मुझे उस दलदल में धकेल रही हैं? आप खुद बड़ी मामा से बात करें, वो मुझे पसंद करती हैं और शायद वो मान जाए। और अम्मा, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। वो बहुत ही रिवायती मर्द हैं, हर छोटी बात पर डांटते हैं। सर पर दुपट्टा पहनो, बाहर चादर लेकर जाओ, मुलाजमीन के सामने नज़र झुका कर रखो और किसी के सामने तुम नहीं आओगी। अम्मा, आप खुद सोचे, मैं उस इंसान के साथ कैसे खुश रहूँगी? शाज़िया बेगम का चेहरा सख्ती से सिकुड़ गया। खामोश रहो। हर मर्द एक जैसा ही होता है, और मर्द कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, अपनी बीवी और घर की औरतों के लिए ऐसे रिवायती बन जाता है। और रही भाभी बेगम की बात, अगर उन पर सब कुछ होता ना तो मैं कब की उन्हें राज़ी कर चुकी होती। असल मुद्दा तो नुरेज़ है। उसकी मर्ज़ी के बगैर इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। वही बादशाह है यहाँ का, और तुम हो मेरी चाल का मोहरा। महानूर की पलकें भीगने लगी और उसने नज़रें झुका ली। आंखों में बेबसी तैरने लगी और लब सिले रहे, जैसे जुबां पर ताला पड़ गया हो। कमरे में खामोशी छा गई थी और उसे अब अपने हक में कुछ भी कहना बेकार ही लग रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि जो फैसला उसकी माँ ले लेती थी उसे बदलना किसी के बस की बात ना थी। बाहर किसी दरख्त की टहनी खिड़की से टकरा रही थी। महानूर के वजूद पर जैसे बोझ सान पड़ा था और एक लम्हे के लिए उसने माँ की आंखों में झांका, मगर वहाँ से ख्वाहिश की वहशत नजर आई। मोहब्बत का नामो निशान तक न था। वो सर झुकाए खामोश हो गई। शाज़िया बेगम ने होली से अपना दुपट्टा संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुकी। अकल से काम लेना महानूर, किस्मत बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती। मैं जा रही हूँ और अपना ख्याल रखना, और जितना हो सके उससे मिरासें बढ़ाकर ही कमरे से बाहर आना, समझी? दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में अंधेरा फैलने लगा। महानूर अपनी जगह बैठी रही, जैसे उसका वजूद साकित हो चुका था। दिल की धड़कनें मद्धम पड़ गई हों और रूह पर किसी अनदेखे बोझ ने कब्जा जमा लिया था। शाम धीरे धीरे अपने रंग बखेर रही थी। आसमान पर हल्की सी नारंगी रोशनी ने नीलाहट में घुलना शुरू कर दिया था और हवेली की वसी राहदारियों में सन्नाटा छाया था। दरवाजे के पास खड़ी महानूर के दिल की धड़कन मामूल से कहीं तेज़ थी, जैसे हर लम्हा कुछ नया और अनजान होने वाला हो। वो बार बार दुपट्टे के पल्लू को दुरुस्त कर रही थी और नज़रें गेट पर जमी हुई थी। दिल उन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल राज़ी ना था। बड़ी मामा उनसे कितना प्यार करती थी और वो उनके ही बेटे के साथ। ये सोच आते ही उसका पूरा वजूद काँप गया, मगर अपनी माँ के सामने वो बहुत बेबस थी। उनके सामने वो उफ नहीं कर पाती थी और इस बार भी वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर उस मासूम की ज़िंदगी से खेलने का इरादा रख रही थी। चंद लम्हे बाद गेट के सामने स्याह रंग की शानदार गाड़ी आकर रुकी। पोर्च की लाइट जैसे खुद ब खुद रोशन हो गई। महानूर के हाथ पे इख्तियार काम पे और उसने दुपट्टा सर पर मजबूती से जमाते हुए खुद को सीधा किया। वो दिल ही दिल में अब ऊपर वाले का नाम ले रही थी ताकि खुद को संभाल सके, लेकिन जानती ही न थी कि आज उस मासूम की ज़िंदगी पर किस तरह का कहर नाजिल होने वाला है। उसकी माँ की साजिश उसके किस तरह गले पड़ने वाली है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और नुरेज़ खान बाहर निकला।
स्याह शलवार कमीज़, हाथ में घड़ी, बाल सलीके से जमे हुए, चेहरे पर संजीदगी का वो वक़ार जो ना सिर्फ उसकी शख्सियत बल्कि उसके रूप को भी वाज़े कर रहा था। वो कदम ब कदम हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में नज़रें उठाकर सीधा महानूर को देखा और चौखट पर पहला कदम रखते ही वो निहायत सख्त लहजे में बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज़ गंभीर थी मगर लहजे में नागवारी न थी, सिर्फ नरमी से लेटी हुई छिड़क थी। मालूम नहीं कि बाहर कितने मुलाजिम हैं, घर के अंदर आ जाओ। वो हमेशा की तरह इस बार भी टूट गया था। उसके नज़दीक घर की औरतें उसकी जिम्मेदारी थी और महानूर ने थोड़ा सा दुपट्टा और आगे सरकाया, नज़रें नीचे करते हुए आहिस्ता बोली, मुझे अंदर डर लग रहा था, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। असल में अम्मी और बड़ी मामा अपनी अपनी बहनों के यहाँ गई हुई हैं, हवेली में कोई नहीं। लहजा हिचकिचाहट भरा था और नुरेज़ के सामने वो इसी तरह नर्वस हो जाती थी जिससे अब हो रही थी। नुरेज़ खान के चेहरे पर एक हल्की सी संजीदा सी हैरानी उभरी। तुम क्यों नहीं गई? अगर हवेली में कोई ना था तो? उसका दिमाग यकदम ठनका था। न जाने क्यों उसे कुछ गलत होने के आसार नजर आए। वो मर्द था और एक 30 साल समझदार मर्द जिसको लम्हे में हर कहानी समझ आ जाती थी। महानूर एक लम्हे को गड़बड़ाई और अल्फाज जैसे तरतीब घर बैठे हों। वो असल में सुबह मेरा कॉलेज में एक टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी थी इसलिए रुक गई, लेकिन अकेले में खौफ आ रहा था। बुआ जी अगर गाँव ना जाती तो आज ही मसला ना होता। वो मेरे कमरे में सो जाती और मैं आराम से पढ़ लेती। नुरेज़ ने चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ तोल रहा हो, और फिर धीरे से बोला, आराम से अपने कमरे में पढ़ाई करो, मैं अपने रूम में हूँ। और ख़बरदार जो आइंदा इस तरह चौखट पर खड़ी हुई, मैं सिर्फ वार्निंग नहीं देता, महानूर टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझ आई? जबकि वो पूरी तरह काम गई थी, लेकिन कुछ न बोली और महानूर ने सर हिलाया, जी भाई। फिर वो फ़ौरन पलटी और अंदर की तरफ चलती। कदमों की रफ्तार तेज़ थी मगर संभली हुई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। राहदारी से गुजरते हुए उसने ख़ुद को बार बार समझाने की कोशिश की कि ये सब ठीक है, सब नॉर्मल है, मगर दिल जैसे सच बोल रहा था। तुम जो करने जा रही हो वो गलत है और ये सब तुम्हारे लिए अज़ाब बन जाएगा। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और एक गहरा सांस लिया, जैसे खुद को वापस अपनी ज़ात में समेटने की कोशिश कर रही हो। कमरे की खामोशी में अब सिर्फ उसके दिल की धड़कन थी, बेकाबू, नादीदा, मगर साफ सुनाई देती हुई। रात की खामोशी पर बारिश की तेज़ बूंदों ने हलचल मचा रखी थी। खिड़की के शीशे पर मुसलसल टपकने वाली बारिश जैसे दिल की बेतरतीब धड़कनों से हम आहंग थी। महानूर खिड़की के पास खड़ी बाहर घूर रही थी, जहां अंधेरे में बारिश की शुरीदा लपेटें थी और बिजली की चमक थी जो आसमान को लम्हाती रोशनी देती थी और उसके वजूद पर अजीब सा कर्ब तारी था। दिल की रफ्तार तेज़ थी, जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में लेकर ज़ोर से दबाया हो। अंदर एक कश्मकश थी, ख्वाहिश और ज़मीर की। उसका हाथ खिड़की के किनारे को थामे हुआ था। उंगलियां बेहिस हो चुकी थी मगर दिमाग में सोचों का शोर बढ़ता जा रहा था। अगर मैं उसके कमरे में चली जाऊं? दिल की एक सरगोशी ने उसे चौंका दिया। अगर मैं वही करूं जो अम्मा चाहती हैं? ख्याल के साथ ही वो आंखें बंद करके तकिए से सर टेक कर बैठ गई। जहन में अम्मा के अल्फाज गूंजे, नुरेज़ खान एक हथियार है, दौलत, ताकत, इज्जत सब उसी के पास है। अगर तुम उसकी बीवी बन गई तो ज़िंदगी संवर जाएगी। ये बात सच थी। पूरी हवेली में नुरेज़ की ही बात चलती थी। नौकर, मुलाजिम, मेहमान सब उसके इशारे पर चलते थे। बड़ी मामा भी आखिरकार उसी की मर्ज़ी को अव्वलियत देती थी। उसके ताया जो बैरून मुल्क थे, उन्हीं के बेटे नुरेज़ ने उस घर को संभाला था और वही फैसले करता था, वही ख़ानदान की नुमाइंदगी करता था। और उसने खिड़की से नज़रें हटाई और कमरे में रखे आईने की तरफ देखा। अपना अक्स उस वक्त उसे एक मासूम लड़की से ज़्यादा एक उलझी हुई मजबूर सी औरत लगा, जिसे उसकी अम्मा ने एक मकसद के लिए तैयार किया था। मुझे ये करना है, वो धीरे से खुद से बोली, जैसे अपनी ही बात को यकीन में बदलने की कोशिश कर रही हो। मुझे कुछ हासिल करना है। अगर मैं खामोश रही तो कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। और वो किसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेंगे और अम्मा मुझे वो लड़की घर से बाहर निकाल देगी। बेहतर होगा कि मैं पहले ही अपने कदम उस हवेली पर जमा लूँ। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर चालाकी का अंसर छलका था, लेकिन जो लोग कुदरती मासूम हो, अल्लाह कभी उनसे उनकी मासूमियत नहीं छीनता। एक लम्हे को उसने फिर खिड़की से बाहर देखा।
बारिश बदस्तूर जारी थी, लेकिन अब वो उसे रोकने वाली न थी और महानूर ने दुपट्टा उठाया, सर पर ओढ़ा हाथ कांप रहे थे, मगर कदम आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। हवेली की राहदारियों में हल्की मध्यम रोशनी थी। दीवार पर लटकी घड़ी की सुइयां वाज़ेह सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज़ होती गई और वो अब नुरेज़ के कमरे के करीब पहुंच चुकी थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था और बड़ी मामा का बार बार ख्याल उसको सता रहा था। कहने को वो उसकी ताई थी, मगर हमेशा एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती, हमेशा बेटी की तरह सीने से लगाए रखती। शाज़िया बेगम कभी उसकी तरफ देखती तक न थी, बस हर वक्त लालच में ही लगी रहती थी। यहाँ से पैसा हासिल हो जाए, वहाँ से मुझे इज़्ज़त मिल जाए, लेकिन सिर्फ़ एक बड़ी मामा ही थी जिन्होंने उसे अपनी बेटी बनाया था। उसकी हर ख्वाहिश को वही पूरा करती थी और आज उनके ही बेटे के साथ खेल कर उसे बहुत अफसोस हो रहा था, मगर अपनी माँ के हाथों आज भी वो मजबूर हो गई। चंद लम्हे तक वो दरवाजे को देखती रही और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। फैसला हो चुका था। वो खुशियाँ चाहती थी और खुशियाँ उस कमरे के पीछे ही मौजूद थी, लेकिन दिल की धड़कन इतनी बुलंद थी कि उसे लगा कि शायद बाहर भी सुनाई दे रही हो। बारिश की आवाज़ अब भी पीछे पसे मंज़र में सुनाई दे रही थी, मगर उस लम्हे हर आवाज़ जैसी खामोश हो गई। सिर्फ एक सवाल, एक कदम और एक फ़ैसला बाकी था। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा हल्का सा चरचराते हुए खुला। सामने नुरेज़ खड़ा था और सफ़ेद टी शर्ट और सलेटी पाजामे में, आंखें नीम बोझल, शायद नींद का खुमार था या थकन। उसने दरवाजे पर खड़ी महानूर को एक नज़र देखा और बगैर किसी तमहीद के बोला, मुझे भूख नहीं लग रही, तुम जाओ। उसको यही गुमान था कि वो खाने का पूछने आई है, मगर वो जानता ही ना था कि आज किस तरह वो उसकी जान पर अज़ाब ढाने आ चुकी थी। महानूर ने दुपट्टे को मजबूती से सीने पर संभालते हुए नज़रें नीची कर ली, फिर मासूम आवाज़ में धीरे से बोली, नुरेज़ भाई, मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा है। क्या मैं आज आपके कमरे में सो सकती हूँ? अम्मी भी नहीं है, वरना उनके साथ सो जाती। मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। लहजा खौफ से कांप रहा था और चंद लम्हों के लिए नुरेज़ खामोश रहा। उसने सर से पैर तक एक नज़र उसे देखा, फिर आहिस्ता से नज़रें हटाते हुए बोला कि ये मुनासिब नहीं है महानूर, इस तरह मेरे कमरे में तुम्हारा सोना। वो मर्द था और अपने जज्बात पर काबू पाना उसके लिए नहायत मुश्किल था, और जिस तरह का मौसम बाहर था वो ऐसी कोई गलती करना नहीं चाहता था जो उसके लिए बाद में तकलीफ़ का बाइस बने। वो रुकी, नज़रें झुकाए, चेहरे पर शर्मिंदगी और मासूमियत का अजीब सा इम्तजाज था। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझसे कमरे में एक लम्हा भी नहीं ठहरा जा रहा। बार बार बादल गरज रहे हैं और अगर लाइट चली गई तब मैं क्या करूँगी? नुरेज़ ने गहरा सांस लिया, दरवाज़ा थोड़ा और खोला और धीरे से बोला, परेशान कर रही हो तो मुझे। खैर, मजबूरी में हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आ जाओ, लेकिन देखो ये बात हमारे दरमियान रहे तो बेहतर है। अपनी अम्मी या मेरी अम्मी को बताने की ज़रूरत नहीं। वो घर की ख़वातीन हैं और वो बुरा समझेंगी इन बातों को, ठीक है? उसने फ़ौरन सरहा में हिलाया और कमरे में दाखिल हो गई। महानूर का कदम जैसे ज़मीन से चिमट गया हो। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए अंदर आई। कमरा नीम रोशन था और एक कोने में स्टडी टेबल पर लैंप चल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में दीवार पर साए झूम रहे थे। बिस्तर पर साफ़ सुथरी सफ़ेद चादर बिछी थी और कमरा खुशबू से महक रहा था, शायद किसी मखसूस इतर की खनकी थी। नुरेज़ ने एक तरफ इशारा किया कि तुम एक तरफ सो जाना और मैं दूसरी तरफ लेट जाऊंगा, और थोड़ा ध्यान से सोना, दुपट्टा वगैरह ठीक से। और वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला, लेकिन दिल एक लम्हे के लिए उसका बेकांपा था। वो लड़की सरापाए क़यामत थी। जितना उसे नज़र हटा रहा था, बार बार नज़र भटक कर उसके सरापे पर ही जा रही थी। जी, महानूर ने बमुश्किल जवाब दिया। आवाज़ जैसे हलक से अटक गई हो। उसने धीरे से चादर की दूसरी तरफ जगा ली और दुपट्टे को मजबूती से सर पर जमा लिया, जिस्म जैसे कपकपा रहा हो। नुरेज़ ने लैंप बंद कर दिया और कमरे में अब मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ खिड़की के पर्दों के पीछे से आती हल्की सी रोशनी और बारिश की आवाज़ बाकी थी। महानूर चादर में सिमट गई, चेहरा तकिए में छुपा लिया और दिल की धड़कन जैसे हर पल तेज़ हो रही थी। वो नुरेज़ की मौजूदगी को अपने बराबर महसूस कर रही थी, मगर उसकी हिम्मत न थी कि ज़रा सा भी पलटे या आवाज़ दे। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है या उसके फ़ैसले का अंजाम क्या होगा, मगर उस लम्हे वो सिर्फ ये जानती थी कि वो अब वापस नहीं जा सकती। दिल की धड़कन, बारिश की आवाज़ और कमरे की खामोशी में एक अजीब सी कशिश थी।
جیسے کچھ ہونے سے پہلے لمحوں کی خاموش تیاری ہو رہی ہو۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا، صرف بارش کی مسلسل گونج اور پردوں کے پیچھے سے آتی ہلکی روشنی میں سانس لے رہی تھی۔ نریش بستر کے کنارے نیم دراز لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے خاموشی سے کام میں مصروف تھا۔ کمرے کی ہلکی روشنی اس کے چہرے کو مدھم چمک دے رہی تھی، مگر ذہن کچھ بے چین سا لگ رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی نگاہ اچانک لیپ ٹاپ سے ہٹ کر اس کے برابر سوئی ہوئی ماں نور پر پڑی۔ وہ چادر میں سمٹی رخ اس کی طرف کیے لیٹی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف ٹھلک چکا تھا اور اس کے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور انہیں بالوں کے درمیان سے اس کی گردن نمایاں ہو رہی تھی۔ دھندلے اندھیرے میں دودھ کی طرح چمکتی نرمی اور نزاکت کا مجسم نمونہ نریش کی نظریں جیسے جم گئی۔ لیپ ٹاپ کھلا رہا مگر اس کی نگاہیں اب کام پر نہیں، صرف اس ایک گردن پر ٹھہر چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ساکت رہا، جیسے کسی انجان کشش نے اسے روک رکھا ہو۔ بارش کی آواز اب تیز ہو چکی تھی، جیسے باہر فطرت بھی کسی انجان طوفان کا پیش خیمہ دے رہی ہو۔ اس نے اسی خوف سے اسے اپنے کمرے میں آنے سے روکا اور اب دھیرے دھیرے اس کی نظریں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ اسے اب بہن یا کزن کی نیت سے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اب اسے وہ ایک عورت کی نیت سے دیکھ رہا تھا، ایک مخالف جنس کی نیت سے، اور یہی چیز اس کو پاگل کر رہی تھی۔ اچانک اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور سانس تھوڑی گہری ہوئی، جس میں ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ لی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا، پھر بے اختیار اس کی انگلیاں آگے بڑھی۔ بالوں کی ایک لٹ جو اس کی گردن پر گری تھی اسے آہستہ سے اپنی انگلیوں پر لپیٹنے لگا۔ انگلیاں نرمی سے گھوم رہی تھی اور دل میں جیسے کوئی اور ہی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھایا اور دھیرے دھیرے وہاں پھیرنے لگا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی۔ یہ کرتے ہوئے اسے ایک لمحے کے لیے خوف بھی محسوس ہوا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے، لیکن جذبات ہر چیز پر غالب آ چکے تھے۔ نریش کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری، جیسے وہ خود سے الجھ رہا ہو، اور یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن سوچ کے اس بھاؤ سے پہلے ہی ایک ہلکی سی سرگوشی دل کے کسی گوشے سے ابھری۔ یہ لمحہ کیسا ہے؟ یہ کیسی کشش ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ غلط ہے نریش خان، ہوش میں آؤ۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور بستر سے اٹھا اور سیدھا جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بارش کی تیز بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھی۔ باہر مکمل اندھیرا تھا، صرف بجلی کی چمک کچھ پل کے لیے منظر دکھا جاتی۔ اس نے آنکھیں بند کی مگر ذہن میں ابھی بھی وہی تصویر تھی، وہ گردن، وہ بال، وہ خاموش سانسیں۔ گرمی ہو رہی ہے، وہ زیر لب بولا، مگر وہ صرف بہانہ تھا۔ اصل میں اس کے اندر کچھ اور اسے محسوس ہو رہا تھا جو مکمل طور پر اس کے اختیار میں نہ رہا۔ وہ مڑا اور آہستگی سے اور دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ مانور بدستور ویسے ہی لیٹی تھی اور دوپٹہ آدھا اتر چکا تھا اور چہرے پر گہری نیند کے آثار اور معصومیت میں ڈوبا ہوا سکون۔ مگر اب نریش کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ نگاہ جس میں پہلے صرف حیرت تھی، اب اس میں جذبہ تھا، کشمکش تھی اور ایک چھپی ہوئی شدت بھی۔ کمرے کی خاموشی اب ویسی پرسکون نہ رہی۔ بارش کا شور، دل کی دھڑکن اور ذہن میں ابھرتی نئی نیت، سب کچھ بدل رہا تھا، اور وہ لمحہ جو ایک نظر سے شروع ہوا اب ایک آزمائش کی سرحد پر آ کھڑا ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر انسان کے دماغ پر شیطان سوار ہو جائے تو فرشتہ بھی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اس کے پاؤں بے اختیار مانور کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ آنکھوں میں اب شیطانیت صاف چھلک رہی تھی۔ وہ اب اسے مانور کی نظر سے نہیں بلکہ ایک عورت کی نظر سے ہی دیکھنا شروع ہو چکا تھا، اور ہر رشتہ، ہر ذمہ داری پس منظر پر جا چکی تھی۔ وہ اس کے قریب تر آ کر کھڑا ہو گیا اور گہری نگاہوں سے اس کے وجود کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحے تک وہ خاموشی سے اس معصوم کو دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار اس کا ہاتھ اس کی گردن کی طرف گیا، جہاں ہلکی ہلکی نمی محسوس ہوئی۔ وہ اب اس کے قریب تر بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے اس کی گردن سہلانے لگا۔ اس نے اچانک ہی کروٹ لی، مگر نریش ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ بے اختیار وہ جھکا اور اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس بکھیرنا شروع کر چکا تھا۔ اس کے پرحدت لمس کو محسوس کرتے ہی اس کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ اپنے وجود پر جھکے نریش خان کو دیکھ کر وہ لمحے میں کانپ گئی تھی۔ وہ ایک تھان پان سی لڑکی تھی، جبکہ نریش خان ایک کثرتی وجود کا حامل مضبوط مرد تھا اور وہ اس کے نیچے مکمل دب چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی مزاحمت کرنا شروع کر دی۔ چھوڑے مجھے نریش بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ لیکن وہ کان لپیٹے دھیرے دھیرے اپنا آپ اس پر ظاہر کرنا شروع کر چکا تھا۔
وہ اس بات کو بالکل ہی فراموش کر گیا کہ اگلی صبح اس کے لیے کیسی قیامت برپا کرنے والی ہے۔ اب دھیرے دھیرے اس کے عمل میں شدت آنا شروع ہو چکی تھی، لیکن اب اس کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، نوریز بھائی پکار رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ بس اپنی شدت اس میں سموئے جا رہا تھا، اور وہ ایک وقت ایسا آیا جب اس معصوم نے تھک کر اپنی تمام تر حالت سے بیزار ہو کر اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا، اور وہ شخص جو اب تک اس کا آئیڈیل، اس کی محفوظ پناہ گاہ تھا، اب ایک ظالم درندہ بن چکا تھا۔ فجر کی اذان سے پہلے تک اس نے اس کی جان ہلکان کیے رکھی، اور پھر اسے چھوڑ کر گہری نیند سو گیا، اور اسی پل وہ معصوم دیوانہ وار وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اور ساری زندگی کا ایک داغ اپنے ماتھے پر سجا چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا، اور صبح کی روشنی کمرے میں دھیرے دھیرے داخل ہو رہی تھی، مگر اندر کا ماحول رات کی تاریکی سے بھی زیادہ بھاری اور بوجھل تھا۔ نوریز صوفے پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر تھامے، اور اس کا چہرہ افسوس، پشیمانی اور بے یقینی سے لبریز تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، اور صرف اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی، لیکن جیسے جیسے رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا تو اس کا دل بیٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ سر پکڑ چکا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بے آواز بڑبڑایا، جیسے خود سے گلہ کر رہا ہو۔ یا اللہ، یہ کیا غلطی سرزش ہو گئی مجھ سے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، یہ میری نیت نہ تھی، اور یہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے اسے منع کیا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ آنکھیں بند تھیں، مگر آنکھوں کے پیچھے رات کے تمام لمحے ایک ایک کر کے سامنے آ رہے تھے۔ ماہنور کا چہرہ، اس کا خوف، اس کی خاموشی، اس کی چیخیں، سب کچھ جیسے ایک زہریلی یاد بن چکا تھا جو سانس سانس میں چبھ رہی تھی۔ نوریز نے تڑپ کر سر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہوگی، وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں؟ یا خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ پچھتاوے کی آخری انتہا پر پہنچ چکا تھا، اور اپنے گھر کی عورتوں کا محافظ اپنے گھر کی عورت کا ہی لٹیرا بن گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھا ماہنور کے کمرے کی طرف بڑھا، اور قدموں میں تیزی تھی مگر دل کی دھڑکن بے قابو۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلا، راہداری کی طرف بڑھا، اور ہر قدم جیسے سینے پر پتھر رکھ کر اٹھایا جا رہا ہو۔ ماہنور کے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر رکا، لمحے بھر کے لیے سانس سنبھالا، اور پھر دستک دی، دھیمی اور سہمی ہوئی سی۔ ماہنور، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آواز اس نے قدرے دھیمی ہی رکھی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نیچے ملازمین آ چکے ہیں۔ اگر کسی ایک کو بھی اس حوالے سے علم ہو گیا تو اس سمت ماہنور کی بہت بدنامی ہوگی، اور وہ ویسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے ماہنور پر ایک انگلی بھی اٹھے۔ اس نے ایک بار پھر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، صرف خاموشی، جیسے دروازے کے پیچھے ایک دیوار بن چکی ہو۔ نوریز نے آواز تھوڑی بلند کی، اب اس کے لہجے میں بے چینی چھلکنے لگی۔ ماہنور، پلیز میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، تمہیں سمجھانا ہے کہ ہوا کیا ہے، پلیز صرف ایک بار سن لو۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی اسے شرم آ رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اس کے سامنے روب سے رہتا، آج پہلی بار اس کا سر جھک گیا۔ ابھی بھی کوئی جواب نہ آیا، اور اس نے ایک بار پھر ہلکے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ آواز اب لرزنے لگی، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، لیکن تم میری بات سنو پلیز، میں تمہیں سب چیزیں جسٹیفائی کروں گا، اور میں تم سے معافی مانگوں گا، اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا، پلیز ایک دفعہ میری بات تو سنو۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے ماہنور کی روتی ہوئی آواز ہے، کب کب آتی، لرزتی لیکن واضح۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بھائی سمجھا، نوریز بھائی، اسی لیے تو آپ کے کمرے میں سو گئی تھی، لیکن آپ نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جو شخص میرا آئیڈیل تھا، اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ بولی نہیں بلکہ چلائی تھی۔ اس کے الفاظ جیسے نوکیلے تیروں کی طرح نوریز کے دل میں گڑ گئے۔ وہ ساکت ہو کر دروازے کو دیکھتا رہا۔ میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، اور کبھی بھی نہیں۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں پوری حویلی سر پر اٹھا لوں گی۔ اس کی آواز میں اب صرف خوف نہ تھا، غصہ اور بے بسی بھی شامل تھی۔ آپ نے صرف میری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، بلکہ آپ نے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ کو شرم سے مر جانا چاہیے۔ میں آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے کمرے میں آئی تھی، لیکن آپ نے ایک روایتی مرد کی طرح اپنی طاقت کا زور آزمایا۔ نوریز نے گہری سانس لی، اور آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔
चेहरे पर गहरे पछतावे की परछाइयाँ थी और उसने दरवाजे को आखिरी बार देखा, जैसे अंदर की चीख सुनकर खुद भी खामोश हो गया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता पलटा और वहाँ से चला गया और उसे अब यहाँ खड़े रहना और उससे बातें करना ख़तरनाक लग रहा था। हवेली के मुलाज़मीन अब चारों तरफ उसे नज़र आना शुरू हो गए, इसीलिए बिना किसी भी किस्म के शोर के वो सीधा बाहर की तरफ बढ़ गया। राहदारी की खामोशी में उसके कदमों की चाप, रोती हुई लड़की की आवाज़ और एक मर्द के ज़मीर की बेदारी, सब कुछ एक खामोश मगर ज़ोरदार मातम बन चुका था। दोपहर की धूप पूरी शिद्दत से बाहर के सहन में चमक रही थी, मगर हवेली के अंदर ठंडक, सकूत और मामूल की सरगर्मियाँ जारी थी। मुसर्रत बेगम अपने कमरे में बैठी थी और हाथ में रेशमी दुपट्टा था जिसे वो बगौर देख रही थी, और सामने खड़ी मुलाजमा कपड़ों को तह करके अलमारी में तरतीब से रख रही थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही हो। वो 2 घंटे पहले ही घर लौटी थी। बहन की तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से उन्हें वहाँ ठहरना पड़ा, और वरना वो कभी भी अपना घर छोड़ के कहीं नहीं रुकती थी। ये उनकी आदत में शुमार था और ये उनका उसूल भी था। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई और अगले लम्हे नुरेज़ खान अंदर दाखिल हुआ। चेहरा संजीदा, आंखों में सोच की गहराई और अंदाज में एक ख़ास ठहराव। उसकी नज़रें सीधी माँ पर थी। चंद लम्हा वो वहीं खड़ा रहा और फिर मुलाजमा की तरफ देखकर मुख्तसर और वाज़े लहजे में बोला कि बाहर जाओ। मुलाजमा ने सर झुकाया कि जी साहब, और फ़ौरन कपड़ों को छोड़कर दरवाजे से वो बाहर चली गई। नुरेज़ आहिस्तगी से आकर अपनी माँ के सामने सोफ़े पर बैठ गया। मुसर्रत बेगम ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ बेटा, आज माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है जो अकेले में बात करने का दिल कर गया। वो मीठा सा तंज कर गई थी। नुरेज़ से बात करने के लिए उन्हें मुकम्मल उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। वो मसरूफ़ ही इतना होता था। और नुरेज़ ने एक लम्हा माँ के चेहरे को देखा, फिर नज़रें झुकाकर संजीदा लहजे में बोला, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है माँ। अकेले में बात करने का मकसद यही है कि लहजा हनूस संजीदा ही था। बहुत सोचने के बाद उसने सिर्फ एक हल निकाला। मुसर्रत बेगम ने दिलचस्पी से सर हिलाया, तो बताओ क्या ज़रूरी बात है। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छा गई और नुरेज़ की सांसें जैसे रुकी हुई थी, मगर फिर उसने आहिस्तगी से माँ की आंखों में देखते हुए कहा, अम्मा मैं शादी करना चाहता हूँ। वो बिना बात घुमाए सीधी तरह बोला और उसकी आदत में शुमार था कि वो कभी भी अपना मुद्दा बयान करने के लिए बातें नहीं घड़ता था। मुसर्रत बेगम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो एकदम सीधी हो बैठी, चेहरे पर हैरत और खुशी के तासुरात नुमायां हुए। अरे वाह भाई, कितने वक्त से उन अल्फाज का इंतज़ार था। आखिर मेरे बेटे ने भी दिल की बात ज़ुबान पर ला ही दी। चलो अब बताओ किससे शादी करोगे, या फिर मैं लड़की ढूंढना शुरू कर दूँ। मेरे पास तो इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें आई हुई कि तुम्हें पता है ज़ुरेज़, अभी वो कुछ और कहने ही वाली थी कि नुरेज़ ने नरमी से मगर कतियत के साथ उनकी बात काट दी। मुझे महानूर से शादी करनी है अम्मी। आप चचे से मामला तय कर लें। मैं चाहता हूँ कि इसी जुमे को निकाह हो जाए। मैं देर बिल्कुल नहीं चाहता और आपसे भी यही उम्मीद करूँगा कि आप भी देर ना करेंगी। मुसर्रत बेगम की मुस्कुराहट जैसे एकदम मुंजमद हो गई। चेहरा सपाट हो गया और आंखों में एक लम्हे को भी यकीनी उभरी, जैसे उनके जहन में ये नाम किसी सूरत शामिल था। महानूर उनके लिए उनकी बेटी थी और उन्होंने कभी उसे इस नज़र से देखा ही ना था। एक तो वो छोटी बहुत थी और दूसरी उनकी लाडली। वो अभी कुछ कहने ही वाली थी। सवाल या हैरानी शायद ज़ुबान पर थी, मगर नुरेज़ एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने फ़ैसला कर लिया है अम्मा, आप सिर्फ निकाह की तैयारी करें। मैं किसी भी किस्म का सवाल या जवाब नहीं देना चाहता। बस जो कहना चाहता था वो मैंने कह दिया। बाबा को भी इतला दे देना, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर चची इनकार करें तो कह देना कि हक महर उनकी मर्ज़ी से अदा कर दिया जाएगा। अब भला वो हक महर में आधी जायदाद ही क्यों ना मांग ले। ये कहकर वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और अगले ही लम्हे बाहर निकल गया। मुसर्रत बेगम बेहरकत बैठी रह गई और हाथ अभी भी दुपट्टे को थामे हुए थी, मगर आंखें दरवाजे को घूर रही थी और उनके चेहरे पर अब खुशी की जगह हैरत, तशवीश और खामोश बेचैनी थी, जैसे कोई बात अंदर ही अंदर हलचल पैदा कर चुकी हो। उन्हें मालूम था कि उनका बेटा कभी भी कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं करता, और हाँ वो दिल और जज्बात दोनों रखता था, लेकिन वो उसकी एक एक रग से वाकिफ़ थी। वो हर मामलात में कितना संजीदा और समझदार है, इसीलिए ये बात आसानी से हज़म कर लेना उनके लिए आसान ना था। लेकिन फ़िलहाल वो खामोशी रही, जबकि दूसरी जानिब कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था और दोपहर की धूप
खिड़की के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी, मगर रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी बिखरी हुई थी। और महानूर बेड के किनारे बैठी, सर झुका हुआ और बाल बिखरे हुए, चेहरे से रौनक मुकम्मल गायब। आंखें सुर्ख थी, आंसू थम चुके थे मगर उनका निशान वाज़ेह था। वजूद साकित, जैसे अंदर से कुछ टूट चुका हो और अब उसमें हरकत बाकी न रही हो। शाज़िया बेगम कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, चेहरे पर कोई अफसोस या नदामत नहीं, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली। उनके लबों पर मुस्कुराहट थी, गोया कोई मकसद पूरा हो चुका हो। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे न जाने तुम्हारे साथ क्या हो गया हो। उनके लहजे में हैरत नहीं, बेहिस्सी थी। एक ना एक दिन हर लड़की को इस दर्द और इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। कुछ शादी से पहले गुजर जाती हैं और कुछ शादी के बाद। और तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया। मैं खुश हूँ और मुतमईन भी हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें इसी मकसद से नुरेज़ के कमरे में भेजा था। रात तन्हाई देने का मतलब यही होता है, और मुझे यकीन था कि वो 30 साल का मर्द है। अगर सामने खूबसूरत और कम उम्र लड़की हो, हालात भी तन्हाई वाले हों, तो लाज़मी तुम्हारी तरफ माइल होगा। और देखो, मेरा मंसूबा तय पाया। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अब मेरी बेटी उसी की दुल्हन बनेगी जिसकी मैं चाहती थी। महानूर ने आहिस्ता से सर उठाया और आंखों में दर्द, गुस्सा और नफ़रत का इम्तजाज था। वो खामोशी से उन्हें देख रही थी, जैसे हर लफ्ज़ अपने अंदर उतार रही हो। शाज़िया बेगम ने फिर कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि उसने तुम्हारे साथ मरासिम बनाए। अब देखना, वो खुद तुमसे शादी करेगा। और तुमने दरवाज़ा ना खोलकर बहुत अच्छा किया। इसी तरह मर्द मजबूर होता है और खामोश होकर अपने अमल की जिम्मेदारी ले लेता है। बस अब तुम देखती जाओ। अगर भाभी बेगम ने 1-2 रोज़ में मुझसे बात ना की तो किस तरह मैं हवेली में कोहराम बर्पा करने वाली हूँ। महानूर की आंखों से फिर से आंसू भरने लगे, मगर अब के आंसू खामोश न थे। वो हिचकियों में तब्दील हो चुके थे और उसने लरजती आवाज़ में कहा, मैं आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी अम्मी। वो बोली नहीं, चिल्लाई थी। शाज़िया बेगम का चेहरा एक लम्हे को सुन हो गया। वो ठठक गई। आज आपने मेरा दिल नहीं तोड़ा अम्मी। आज आपने मुझे मुकम्मल तोड़ दिया है। मैंने हमेशा आपकी नज़रअंदाजी बर्दाश्त की, हमेशा आपके ताने सुने, आपकी मार सही, चुप रही, लेकिन आज जो आपने किया वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। इस बार आपने मुझे तकलीफ़ नहीं दी अम्मी, इस बार आपने मुझे तोड़ दिया है। और ये तोड़ना मेरा सब कुछ मुझसे छीन चुका है। मेरी अना, मेरा वक़ार, मेरी इज़्ज़त, हर एक शय आपने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। महानूर की आवाज़ कांप रही थी, मगर हर लफ्ज़ तीर की तरह निशाने पर लग रहा था। आपने मुझे एक मकसद, एक सौदा बना दिया। मैं इंसान नहीं रही आपके लिए, सिर्फ एक ज़रिया बन गई। और आप चली जाएं यहाँ से। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप माँ नहीं, एक डाइन है। शाज़िया बेगम ने एक कदम पीछे हटाया और उनका चेहरा बुलजन और बेचैनी में ढलने लगा। वो चंद लम्हे महानूर को देखती रही। शायद कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज गले में अटक गए। फिर वो बगैर कुछ कहे धीरे से पलटी और कमरे से बाहर चली गई। कमरे की फ़िज़ा और भी खाली लगने लगी, जैसे एक खामोश चीख हर तरफ गूंज रही हो। महानूर बदस्तूर वहीं बैठी रही, सर झुकाए, दिल का बोझ आसमान से भी भारी लग रहा था। लाउंज में खामोशी का राज था और कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक हर लम्हा महसूस हो रही थी और सोफ़े पर शाज़िया बेगम बिल्कुल खामोश साकित से बैठी थी। उनका चेहरा थकन और उलझन का गुमास था, जैसे सोचों ने घेर रखा और हाथ आपस में जुड़े हुए, नज़र फर्श पर गड़ी हुई थी। और न जाने क्यों उन्हें महानूर की बातें अजीब कैफियत में मुब्तला कर गई थी। उसका डाइन कहना, उसका नफ़रत ज़ाहिर करना, और आज पहली बार उन्हें अजीब सी तकलीफ़ दे रहा था। चंद लम्हे ही गुजरे थे जब लाउंज में कदमों की आवाज़ गूंजी। मुसर्रत बेगम आहिस्तगी से अंदर आई और बग़ैर कोई आवाज़ किए आकर उनके बराबर बैठ गई। शाज़िया बेगम को पहले तो एहसास ही ना हुआ, मगर जब मुसर्रत बेगम ने नरमी से उनका हाथ थामा तो वो चौंक कर होश में आई और नज़रें उनकी तरफ उठाईं। मुसर्रत बेगम ने नरमी से मुस्कुराकर उनकी आंखों में देखा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है शाज़िया, वो हमेशा की तरह अदब से बोली थी। उनकी यही आदत हर शख्स को मुतासिर कर देती थी। बड़ा हो या छोटा, वो हमेशा इज़्ज़त देने के कायल थी। शाज़िया बेगम की आंखों में एक लम्हे को हैरत उभरी, फिर कुछ तजस्सुस और जी भाभी बेगम खैरियत। न जाने क्यों उन्हें अब अपनी ख्वाहिश हकीकत में तब्दील होती हुई महसूस हो रही थी। मुसर्रत ने आहिस्तगी से उनके हाथ को दबा दिया। देखें, मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है। इतनी छोटी उम्र में आप बेवा हो गई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी।
اس خاندان، اس حویلی اور سب سے بڑھ کر اپنے شوہر کے نام کو سنبھالا۔ آپ نے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا، بلکہ سب کچھ جھیل کر بھی یہاں وقار کے ساتھ وقت گزارا۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوں۔ شازیہ بیگم کا چہرہ ایک دم نرم ہوا اور آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی۔ مسرت بیگم کی باتوں نے جیسے کوئی پرانی درد بھری یاد چھو لی تھی، اور دراصل آج میں آپ سے آپ کی ایک بہت قیمتی چیز مانگنے آئی ہوں۔ کیا آپ مجھے دیں گی؟ ان کا لہجہ آس بھرا تھا۔ بیٹے کے حکم کے بعد وہ ہمیشہ مجبور ہو جاتی۔ پورا گھر کا ہولڈ اس کے ہاتھ میں ہی تھا، اور اگر اس کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ لمحہ لگاتا پوری حویلی کو الٹنے میں۔ اسی لیے انہوں نے فوراً ہی اس کے حکم پر سر جھکا دیا۔ شازیہ بیگم کا دل زور سے دھڑکا اور ان کی خاموشی میں جیسے ایک امید کی کرن چمکنے لگی۔ آنکھوں میں ہلکی سی روشنی اتر آئی۔ ہاں ہاں بھابھی بیگم، بولیں۔ آپ نے تو ہمیشہ میرا مان رکھا ہے۔ اگر آپ میری جان بھی مانگیں گی تو میں وہ بھی آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ وہ اب پوری طرح متوجہ ہو چکی تھی اور آواز میں جذبہ تھا۔ مسرت بیگم مسکرائی اور محبت سے ان کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، لیکن میں جان مانگنے نہیں آئی۔ آج میں آپ سے آپ کی بیٹی مانگنے آئی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ شازیہ بیگم کی پلکیں ایک لمحے کو لرزی، پھر وہ ٹھہر کر بولی، ماہنور؟ ہاں شازیہ، نوریز نے کہا ہے کہ وہ ماہنور سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک فیصلہ کرنے والا انسان ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ماہنور ابھی کم عمر ہے اور نازک ہے، مگر ایک نہ ایک دن تو اسے بھی کسی گھر جانا ہے نا، تو پھر اپنے ہی گھر کیوں نہیں؟ شازیہ بیگم کا چہرہ جیسے خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ اچانک کھڑی ہو گئی، چہرے پر فخر اور مسرت کا ملا جلا عکس تھا۔ یہ تو میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے بھابھی بیگم۔ اگر میرا نوریز میری ماہنور کو اپنی دلہن بنائے گا تو میں اسے خوشی خوشی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دوں گی۔ اس سے بہتر رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسرت بیگم بھی اب مسکرا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا اور وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں اور شازیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر بولیں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا شازیہ، بہت بہت شکریہ۔ دونوں خواتین نے چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بات اب جذبات سے نکلی، عملی معاملات کی طرف آنے لگی۔ دونوں نے بیٹھ کر نکاح کی تاریخ تیاری اور مہمانوں رسموں پر بات شروع کر دی۔ کمرے میں اب پہلے جیسی خاموشی نہ تھی، بلکہ دھیمے لہجے میں دو ماؤں کی باتوں میں نئی امید، نیا رشتہ اور آنے والے دنوں کی ہلکی سی خوشبو پھیل چکی تھی۔ لیکن شازیہ بیگم کا دل کچھ خوشی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ حویلی کی راہداریوں میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر کمرہ، ہر گوشہ تاریکی اور سکون کی گرفت میں تھا۔ باہر آسمان پر چاند دھندلکے میں چھپا ہوا تھا اور فضا میں عجیب سا بوجھل پن پھیلا ہوا تھا۔ نوریز خان جیسے ہی حویلی کے مرکزی دروازے سے داخل ہوا، اس کی نگاہ فوراً کچن کی طرف گئی، جہاں کی لائٹس جل رہی تھی، اور وہ کچھ لمحے وہیں رکا۔ پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، رات کے وقت اگر کوئی جاگا کرتا ہے تو وہ صرف ماہنور ہوتی ہے۔ اس خیال کے ساتھ وہ قدم بقدم چلتا ہوا کچن کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ گونجتی ہوئی راہداری میں سنائی دے رہی تھی۔ کچن کے دروازے پر پہنچ کر اس نے سرسری نگاہ اندر ڈالی اور اس کے خیال کے عین مطابق وہی منظر سامنے تھا۔ ماہنور ڈائننگ ٹیبل کے ایک کونے پر چپ چاپ بیٹھی تھی اور سامنے تھالی میں چاول اور سالن رکھا تھا، مگر وہ کھانے سے زیادہ کسی اور سوچ میں گم تھی۔ چہرے پر ویرانی، آنکھوں میں اداسی اور وجود میں بے چینی تھی۔ نوریز نے ہلکا سا گلا کھنکارا تاکہ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے۔ ماہنور نے چونک کر سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر نوریز پر پڑی، ایک لمحے کو وہ ساکت رہ گئی۔ چہرے پر خوف اور کپکپاہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور شیلف کے ساتھ جا کر لگ گئی، جیسے خود کو کسی حملے سے بچا رہی ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بولی، میرے پاس مت آنا ورنہ میں پورے گھر کو اٹھا لوں گی۔ اب برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں سرخ تھی۔ نوریز نے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ ریلیکس، کچھ نہیں کر رہا، میں صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے نہیں کرنی بات۔ وہ چیخی۔ آپ جائیں یہاں سے، پلیز چلے جائیں نوریز بھائی۔ اس کی حالت اب کافی خراب ہو رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی اور اس کی سانس تیز تھی۔ نوریز نے تیزی سے چند قدم لیے اور اس کے قریب جا کر دونوں بازو سختی سے تھام لیے۔ بات سنو میری، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ماہنور ہچکیوں میں رو پڑی۔ اس کی ٹانگیں جیسے زمین پر جواب دے گئی۔ وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی اور نوریز کی گرفت نرم ہو گئی اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔
پھر نرمی سے بولا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں اور یہ جو کچھ ہوا وہ میرے اختیار سے باہر تھا۔ یہ ایک شیطانی لمحہ تھا جسے میں آج بھی خود سے جدا نہیں کر پا رہا۔ میں خود کو دن رات کوس رہا ہوں۔ ماہنور نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیرے سے کہا، اب کیا فائدہ نریز بھائی، اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میری زندگی، میرا سکون، میری عزت، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ نریز نے گہرا سانس لیا اور بولا کہ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن پلیز میری بات سنو، میں تمہیں اس طرح نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے اماں سے بات کر لی ہے اور نکاح اسی جمعے کو کرنا ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ میری غلطی تھی اور میں اپنی زندگی کا ہر دن اس کا کفارہ کروں گا۔ ماہنور خاموش رہی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور دل زخمی تھا اور زبان سے کوئی جواب نہیں نکل پا رہا تھا۔ نریز نے اس کی طرف ایک آخری نظر ڈالی۔ معاف کر دو اگر کر سکو تو۔ پھر وہ دھیرے سے پلٹا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ماہنور اکیلی کھڑی رہ گئی اور کانپتی سسکتی، مگر اس بار اس کے آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے، ان میں ایک انجان فیصلہ بھی چھپا ہوا تھا اور جو وقت کے ساتھ واضح ہونا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے آدھے کھلے تھے اور کھڑکی سے ہلکی سی تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ ماہنور بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور چہرہ زرد اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ جسم بخار سے تپ رہا تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی سوجن تھی جو پچھلی راتوں کے آنسوں سے رہ گئی تھی۔ مسرت بیگم اس کے برابر میں بیٹھی اور ایک نرم سی چادر ماہنور پر درست کرتے ہوئے وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بولی، کیا ہو گیا ہے میری لاڈو پری کو؟ کیوں بیمار ہو گئی ہے اسے؟ وہ آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جیسے ماں کی شفقت سے سارا دکھ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اپنی گڑیا کو خود لے کر جاؤں گی بازار، اپنی پسند سے وہ برائڈل جوڑا لے کر دوں گی۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ پنک کلر کا لہنگا اچھا لگتا ہے نا؟ اب تمہیں بیمار ہو کر لیٹ گئی ہو، اب میں کس کے ساتھ جاؤں بتاؤ؟ ماہنور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، چہرے پر نکاہت اور دل کا بوجھ دونوں واضح تھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر کمزور لہجے میں بولی کہ بڑی ماما آپ سے ایک بات کہوں؟ مسرت بیگم نے نرمی سے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا کہو نا، کیا بات ہے؟ ماہنور نے کچھ لمحے ان کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لی اور آواز دھیمی تھی جیسے ہر لفظ بہت بھاری ہو۔ بڑی ماما، میں نریز بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، پلیز آپ اس رشتے سے منع کر دیں، میں اس رشتے کو نہیں نبھا سکتی۔ مسرت بیگم کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور انہوں نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، ارے ارے یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیوں نہیں نبھا سکتی؟ کیا کمی ہے نریز میں؟ اور وہ اتنا سلجھا ہوا تو ہے، خوبصورت ہے، قابل لڑکا ہے۔ اور بھائی مت کہو، اب تم اس کے نکاح میں جا رہی ہو، یہ بات زبان سے نکالنا بند کرو۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ آہستہ سے بولی، پلیز بڑی ماما، میں مانتی ہوں کہ وہ اچھے ہیں، لیکن میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسرت بیگم کا چہرہ اب غصے سے سرخ ہونے لگا، وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ چپ رہو، نکاح جمعہ کو ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے، ہر جگہ انویٹیشن کارڈز تقسیم ہو چکے ہیں اور لوگ تو خوشی منا رہے ہیں، اور تم یہاں بیٹھ کر انکار کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہی ہو، نکاح ہوگا اور تم خوش رہو گی، سمجھی؟ ماہنور نے آنکھیں میچ لی، ضبط کرتے ہوئے وہ بس خاموش رہ گئی اور اس کے اندر ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا، مگر وہ الفاظ میں ظاہر نہ کر سکی، صرف آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی حالت دل کا گواہ تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور مسرت بیگم چند لمحے سختی سے اس کو دیکھتی رہی، چادر کو دوبارہ سے اس کے کندھے پر سے ٹھیک کیا اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہنور کے دل میں ایک سناٹا اتر چکا تھا، اب وہ بس تقدیر کی لکیر میں خود کو ڈھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور وقت گزرا تھا اور نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ حویلی کے لاؤنج میں مکمل انتظام ہو چکا تھا، سفید اور سنہری رنگ کی سادہ مگر پروکار سجاوٹ ماحول کو نکاح کی تقریب کے قابل بنا رہی تھی۔ صوفوں پر خاندان کے قریبی افراد بیٹھے تھے اور مسکراہٹوں میں چھپی رسومات کی رسمی خوشی نظر آ رہی تھی۔ عورتیں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں، مرد باادب بیٹھے تھے اور ایک طرف مولوی صاحب نکاح نامہ سنبھالے بیٹھے تھے، ان کے برابر میں ماہنور تھی اور سفید لباس میں چہرہ پھیکا، آنکھیں بوجھل، وجود جیسے کسی مجبوری کا اسیر ہو۔ اس کے دائیں طرف اس کے تایا بیٹھے تھے جو ہمیشہ اس کے لیے باپ کی کمی کو پورا کرتے آتے تھے، ان کے چہرے پر فخر اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا، جسے آج وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں۔
मौलवी साहब ने कुरान पाक के कुछ आयात तिलावत करने के बाद सर झुकाए बैठे महानूर की तरफ देखा। बेटा महानूर सुलेमान खान, तुम्हारा निकाह नुरेज़ खान वल्द अकबर खान से तय किया जा रहा है। तुम्हें ये निकाह कबूल है? महानूर ने आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कन बेकाबू थी। जैसे ही पलकें बंद हुई उसके सामने वही रात की याद आ गई। वो कमरा, वो लम्हा, वो अज़ियत। जिस्म कांपा नहीं मगर दिल में एक टूट फूट सी हुई। पलकें खोलकर सामने देखा तो नुरेज़ सर झुकाए बैठा था। उसके बराबर में शाज़िया बेगम थी और चेहरे पर मुतमईन फ़ख्रिया मुस्कुराहट। महानूर ने नज़रें फेर ली। दिल जैसे भारी पत्थर में बदल चुका था और सर हल्का सा झुकाकर बेरुखी और तकलीफ़ से भरे लहजे में बोली, कबूल है मौलवी साहब। मौलवी साहब ने दोबारा वही सवाल दोहराया। आवाज़ एक जैसी थी लेकिन उसके अंदर कुछ तेज़ चुभा। महानूर ने निगाहें नीचे रखते हुए दोबारा कहा, कबूल है। तीसरी बार जब सवाल दोहराया गया तो उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी। हलक खुश्क, ज़ुबान बोझल और दिल ज़ख्मी, मगर अल्फाज वही निकले कि कबूल है। मौलवी साहब अब नुरेज़ की तरफ मुतवज्जो हुए। नुरेज़ खान वल्द अकबर खान, आपका निकाह महानूर सुलेमान से तय किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नुरेज़ ने चंद लम्हे खामोशी से सांस ली और नज़रें अब भी झुकी थी, जैसे खुद से नज़रें न मिला पा रहा हो। आवाज़ मध्यम थी, कबूल है। मौलवी साहब ने फिर सवाल दोहराया कि नुरेज़ ने तकलीफ़ छुपाते हुए बमुश्किल कहा कि कबूल है। तीसरी बार सवाल पर उसके हाथ की उंगलियां मुट्ठी में दब गई। दिल पर बोझ था मगर लफ्ज़ फिर भी अदा हो गए कि कबूल है। कमरे में मौजूद अफराद ने दुआ के हाथ बुलंद किए। मौलवी साहब ने निकाह मुकम्मल होने की इत्तला दी और सबको मुबारकबाद दी। मगर वो दो वजूद, महानूर और नुरेज़, जो अब एक बंधन में बन चुके थे, दोनों के दिल बोझल, आंखें खाली और चेहरे बेतासुर थे। महानूर ने नज़रें नहीं उठाई और नुरेज़ ने पलट कर उसे नहीं देखा। निकाह मुकम्मल हो चुका था मगर किसी के दिल में खुशी न थी। सोफ़ों पर बैठकर किया गया ये निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं, एक निचला पड़ाव था, दो ज़ख्मी रूहों के बीच खामोश मजबूरी का। निकाह मुकम्मल होने के बाद उसे नुरेज़ के कमरे में पहुंचा दिया गया था और वो सर झुकाए उसके बिस्तर पर बैठी हुई उसी रात की अज़ियत को महसूस कर रही थी। कमरा रिवायती अंदाज में सजाया गया था। हर तरफ गुलाब के फूल बिखरे हुए थे और जो उसे अपनी मौत का तमाशा लग रहे थे। चंद लम्हे गुजरे ही थे कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। नुरेज़ खान अंदर दाखिल हुआ। निगाह महानूर पर पड़ी तो चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे वो खुद भी समझ रहा हो कि खुशी के ये लम्हे ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। उसने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, उसने बुलंद आवाज़ में कहा और आवाज़ में नरमी थी, लेकिन माहौल में एक खिंचाव सा पैदा हो गया। और जैसे ही वो करीब पहुंचा, महानूर ने सर उठाकर उसे देखा। आंखों में शिद्दत का दर्द और बेबसी के आंसू थे। अगले ही लम्हे उसने तकिए के नीचे से छुरी निकाली और अपनी कलाई पर रख ली। खबरदार जो मेरे करीब भी आए। उसकी आवाज़ में जहर था और कांपती उंगलियों में छुरी इतनी मजबूती से थामी हुई थी कि नुरेज़ चंद कदम पीछे हट गया। महानूर, ये क्या कर रही हो? नीचे रखो छुरी, खुदा का वास्ता है, हाथ ज़ख्मी हो जाएगा तुम्हारा। नुरेज़ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। महानूर की आंखों में अब आंसुओं की जगह कहर था। ज़ख्मी नहीं करूँगी नुरेज़ खान, मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँगी आज। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। आपने क्या सोचा? पहले मेरी ज़ात को रोन दोगे और फिर इज़्ज़त का ताज पहनाकर मुझे अपनी बीवी कहोगे और मैं खुशी से आपके साथ ज़िंदगी शुरू कर दूँगी। नुरेज़ के कदम वहीं जम गए और उसे लगा कि जैसे ज़मीन नीचे से खिसक गई हो। उसने फ़ौरन हाथ जोड़ लिए। आवाज़ में गिड़गिड़ाहट थी। महानूर, खुदा के लिए नीचे रख दो छुरी। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मत करो ये प्लीज़। महानूर के हाथ की गिरफ्त छुरी पर मज़ीद मजबूत हो गई, मगर अब उसके आंसू दोबारा बहने लगे थे और वो बोली कि आपने मुझे तोड़ दिया है नुरेज़, मैं अंदर से मर चुकी हूँ। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा और ये जो दिल था इसमें इज़्ज़त थी, एतबार था। आपने तो सब कुछ रोन दिया। नुरेज़ बेबस होकर ज़मीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से सर थाम कर, और बोला कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है। मैं शैतान बन गया था उस रात, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ और अब भी मांग रहा हूँ। नहीं, वह नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, आज या तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी या आपको मार दूँगी। नुरेज़ ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे से उसके करीब आकर बेड के किनारे पर बैठ गया।
उसका अंदाज पुरसकून मगर बेहद थका हुआ था। वो आहिस्तगी से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मार दो मुझे, अगर यही सुकून देगा तुम्हें, लेकिन तुम खुद को कुछ नहीं करोगी महानूर। महानूर की नज़रें उसके चेहरे पर जम गई, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। नुरेज़ की आवाज़ मध्यम हुई, और तुम क्यों मुझे अकेला ब्लेम दे रही हो? तुम भी तो उसी नियत से उस रात मेरे कमरे में आई थी, क्यों? महानूर की आंखें एक लम्हे को फैल गई। वो जैसे खामोश हो गई, जैसे उसका माजी उसके सामने आ खड़ा हो। नुरेज़ की आवाज़ नरम हो गई, लेकिन आंखों में वही सच्चाई थी। मैंने तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी जब तुम उनसे अपनी तकलीफ़, अपनी बेबसी बयान कर रही थी, और वो खुशी खुशी मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। मैं तभी सब समझ रहा था, और इसीलिए मैंने अपनी माँ से निकाह का मुतालबा किया, ताकि तुम इस जुल्म के बाद अकेली ना रहो। मैं जानता हूँ कि बहुत गलत किया है मैंने। ज़िना एक जुर्म है और गुनाह है, और जिसकी सज़ा कुरान ने 100 कोड़े रखी है। उसने एक गहरी सांस ली, और अगले ही लम्हे वो झुककर महानूर के पाँव पकड़ चुका था। अगर तुम मारना चाहती हो तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। महानूर ने चौंकर फ़ौरन अपने पाँव पीछे खींच लिए। हैरानी, बेयकीनी और दुख उसकी आंखों में एक साथ छलकने लगे। क्या वाकई आपने सब सुन लिया था? उसकी आवाज़ धीमी और लरसती हुई थी। नुरेज़ ने सर हिलाया कि हाँ, मैं जानता हूँ सब, और तब से खामोश हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। माही, तुम जैसी हो, जैसी भी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में रहो। हाँ, मैं गलत था, तुम्हारी माँ भी गलत थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूरवार तो मैं हूँ, और मैं अपनी हर गलती तस्लीम करता हूँ। कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल सकूत छा गया था। महानूर की आंखों में मौजूद सख्ती नरम होने लगी, और हाथ से छुरी नीचे गिर गई। वो खामोशी से खड़ी हो गई, धीरे से कदम पीछे लिए और दीवार से टेक लगा दी। दिल में एक बोझ सा जो अब कुछ कम होने लगा था। अगर आपको सज़ा मिली तो मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी नियत से उस रात आपके कमरे में गई थी। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक नया आगाज़ करें, क्योंकि जो हो गया वो माजी था, और आगे एक पूरी ज़िंदगी है जो हम इज़्ज़त और सच्चाई से गुजार सकते हैं। नुरेज़ ने आहिस्तगी से सर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन साथ ही सुकून भी था। वो धीरे से खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे आहिस्ता से महानूर के करीब जाकर उसका दुपट्टा सीधा किया। वो साकित खड़ी रही, लेकिन चेहरे पर अब वो गहरा खौफ ना था। एक थकन ज़दा खामोशी थी जो माजी से निकलकर किसी बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता देख रही थी। ये निकाह मजबूरी नहीं, माफ़ी का अहद बनने चाह रहा था। एक ऐसा रिश्ता जो जज्बाती सच्चाई, तस्लीम और दरगुजर पर कायम हो, क्योंकि सच यही था कि जब दो लोग अपनी अपनी गलतियों को मान लें तभी रिश्ते जुड़ते हैं, वरना सारी उम्रें सिर्फ इल्ज़ामों में गुजर जाती हैं। और वो दोनों ही अपनी जंग लड़ रहे थे, और इसीलिए बेहतरी यही थी कि खामोशी से एक नई ज़िंदगी शुरू की जाए।